तो 8वें वेतन आयोग को लेकर चारों तरफ बहुत चर्चा है ना। आज हम इन बड़ी बड़ी हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो हर जगह सुनाई दे रहा है, क्या सरकारी सैलरी वाकई में 157% बढ़ने वाली है? चलिए इस नंबर के पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं और देखते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। ठीक है, तो इस 157% के आंकड़े को समझने के लिए सबसे पहले हमें मीडिया में जो चल रहा है और जो असलियत है उसे अलग करना होगा। और ये स्लाइड देखिए इस कंफ्यूजन की जड़ को बिल्कुल साफ कर देती है। एक तरफ है मीडिया की कहानी जो आज की सैलरी की तुलना 10 साल पुरानी सैलरी से करती है, और दूसरी तरफ है असली हाइक जो किसी कर्मचारी को पिछले महीने के मुकाबले अगले महीने मिलता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो इस पूरे मिथक को तोड़ने की जो चाबी है ना, वो एक चीज को समझने में है, महंगाई भत्ता, जिसे हम डीए भी कहते हैं। तो ये डीए होता क्या है? इसे एक तरह का महंगाई कवच समझिए। सरकार ये भत्ता देती है ताकि महंगाई का असर कम हो सके, और ये हर 6 महीने में रिवाइज होता है, मतलब समय के साथ ये बढ़ता जाता है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए पहले साल 6% डीए मिला, अगले साल 6% और मिला, तो टोटल हो गया 12%, फिर तीसरे साल 6% और, तो हो गया 18%, और ऐसा ही 10 साल तक चलता रहता है। ये हर बार कोई नई सैलरी हाइक नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये एक गुल्लक है जो 10 साल तक बढ़ता रहता है, और फिर जब नया वेतन आयोग आता है तो वो इस गुल्लक को तोड़कर सारा जमा पैसा बेसिक सैलरी में मिला देता है, और काउंटर वापस 0 से शुरू हो जाता है। अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये बहुत जरूरी है। देखिए, पिछले यानी छठे वेतन आयोग के आखिर में जमा हुआ डीए था 125%, और इस बार 7वें वेतन आयोग के आखिर में अनुमान है कि ये सिर्फ 55% के आसपास होगा। ये जो इतना बड़ा अंतर है ना, यही पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए अब असली कैलकुलेशन में उतरते हैं। हम पिछले वेतन आयोग का उदाहरण लेंगे ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि सैलरी आखिर तय होती कैसे है। तो देखिए, ये कोई सीधी सादी एक छलांग नहीं है। सरकार असल में इस 4 स्टेप फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है। सबसे पहले वो 10 साल पुरानी बेसिक सैलरी लेते हैं, फिर उसमें 10 साल में जमा हुआ पूरा का पूरा डीए जोड़ देते हैं। इससे बनती है नई बेस सैलरी, और फिर इस नई बेस सैलरी पर असली प्रतिशत हाइक लगाया जाता है। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि छठे वेतन आयोग की शुरुआत में एक एंट्री लेवल बेसिक सैलरी थी 7,000 रुपये। अब 10 साल बाद क्या हुआ? उस 7,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 125% का जमा हुआ डीए जोड़ा गया, जो होता है 8,750 रुपये। तो कुल मिलाकर नई बेस सैलरी बन गई 15,750 रुपये। और ध्यान दीजिए, ये सरकार की तरफ से कोई भी नई बढ़ोतरी देने से पहले की बात है। इसके बाद सरकार ने इस नई बेस सैलरी यानी 15,750 रुपये पर 14% का हाइक लगाया, और तब जाके फाइनल बेसिक सैलरी बनी लगभग 18,000 रुपये। और यहीं पर वो 157% का आंकड़ा आता है। मीडिया ने क्या किया? उन्होंने इस 18,000 रुपये की तुलना 10 साल पुराने 7,000 रुपये से कर दी, और हेडलाइन बना दी 157% की बढ़ोतरी, जबकि असल में कर्मचारी को जो अपनी पिछली सैलरी पर हाइक महसूस हुआ वो सिर्फ 14% का था। ठीक है, तो अब हम ये समझ गए कि पिछली बार क्या हुआ था। अब देखते हैं कि यही सब आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए एक बहुत बड़ी दुविधा कैसे पैदा कर रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि पिछली बार सिर्फ 14% का हाइक काफी क्यों था, लेकिन इस बार वैसा ही रिजल्ट पाने के लिए लगभग 66% के हाइक की जरूरत क्यों पड़ सकती है? और इसका जवाब, जैसा हमने पहले देखा, उस जमा हुए डीए में छिपा है, जो इस बार बहुत कम है। ये टेबल हमें कुछ अंदाजा देती है कि आगे क्या हो सकता है। अगर सरकार 20% हाइक देती है तो फिटमेंट फैक्टर सिर्फ 1.86 होगा। अगर 30% देती है तो 2.01 होगा। अब देखिए, पिछली बार का फिटमेंट फैक्टर था 2.57। उस तक पहुंचने के लिए सरकार को इस बार करीब करीब 66% का हाइक देना होगा। ये एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। और यही है असली दुविधा। पिछली बार डीए 125% था, तो एक बड़ा बेस तैयार हो गया था, इसलिए सरकार को सिर्फ छोटा सा हाइक देना पड़ा। लेकिन इस बार डीए सिर्फ 55% है, बेस छोटा है, तो उसी असर के लिए सरकार को एक बहुत बड़ा हाइक देना पड़ेगा। वो डीए वाला कुशन इस बार बहुत छोटा है। और ये जो हम बार बार फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, ये असल में सरकार का एक शॉर्टकट है।
ये बस नई बेसिक सैलरी को पुरानी बेसिक सैलरी से डिवाइड करके निकाला जाता है। पिछली बार जैसा कि हमने देखा ये 2.57 था। तो इस कैलकुलेशन के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है, चलिए देखते हैं। तो कुछ और ज़रूरी बातें हैं। एक तो एचआरए को आसान बनाने का प्रस्ताव है ताकि वो डीए पर निर्भर न रहे। दूसरी और सबसे बड़ी बात, 8वें वेतन आयोग की कमेटी अभी तक बनी ही नहीं है। इसका मतलब है कि इसे लागू होने में देरी होगी। उम्मीद तो 1 जनवरी 2026 से थी, लेकिन अब लग रहा है कि ये 2027 या 2028 तक खिंच सकता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जब भी ये लागू होगा, कर्मचारियों को जनवरी 2026 से पूरा एरियर यानी बकाया पैसा मिलेगा। और यहीं पर आकर हम इस पूरी कहानी के सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। पिछली बार जैसा इम्पैक्ट देने के लिए सरकार को करीब 66% का हाइक देना होगा, लेकिन आज के आर्थिक माहौल को देखते हुए क्या सरकार इतना बड़ा हाइक मंजूर करेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। 8वें वेतन आयोग को लेकर अक्सर मीडिया में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े आंकड़े सामने आते हैं। तो आज हम इसी शोर से हटकर इसके पीछे का असली गणित समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस हेडलाइन की जो हर जगह छाई हुई है। क्या सरकारी कर्मचारियों का वेतन सच में 157% बढ़ने वाला है? चलिए इन आंकड़ों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। देखिए, एक तरफ तो मीडिया में ये कहानी चल रही है कि 157% की जबरदस्त बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये है कि सरकार जो असल में हाइक मंजूर करती है वो इससे कई छोटा प्रतिशत होता है। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी के राज को खोलने की जो चाबी है ना, वो वेतन के एक बहुत ही अहम हिस्से में छिपी है, जिसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता या डियरनेस अलाउंस, मतलब डीए। तो ये डीए या महंगाई भत्ता आखिर है क्या? समझिए, ये सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए एक महंगाई ढाल है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती हैं, आपकी खरीदने की ताकत कम न हो, इसके लिए सरकार हर 6 महीने में इसे रिवाइज करती है। और हाँ, ये कोई एक बार का पेमेंट नहीं है, ये धीरे धीरे जुड़ता जाता है। मतलब वेतन आयोग के 10 साल के पूरे साइकिल में ये बढ़ता रहता है और फिर साइकिल के आखिर में इसे बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन में ही मिला दिया जाता है। अब यहाँ पर मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, 6ठे वेतन आयोग के आखिर में जो कुल डीए जमा हुआ था वो था 12.5% और इस बार 7वें वेतन आयोग के आखिर में ये सिर्फ 55% के आसपास रहने का अनुमान है। मतलब आधे से भी कम। और यही वो पॉइंट है जो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये है कि नया वेतन आखिर कैलकुलेट होता कैसे है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पिछले यानी 7वें वेतन आयोग का उदाहरण देखें। देखिए, ये एक 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले आपकी पुरानी बेसिक सैलरी ली जाती है, फिर उसमें 10 साल में जमा हुआ पूरा का पूरा डियरनेस अलाउंस जोड़ दिया जाता है। इससे बनता है एक नया बेस सैलरी, और फिर इस नए बेस पर सरकार अपना असली हाइक का परसेंटेज लगाती है। तब जाकर फाइनल बेसिक सैलरी तय होती है। चलिए इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि 2006 में जब 6ठा वेतन आयोग शुरू हुआ तो एक एंट्री लेवल कर्मचारी का मूल वेतन था 7,000 रुपये। अब 10 साल बाद 2016 तक इस 7,000 रुपये पर 12.5% का डीए जमा हो गया। तो 7,000 रुपये का 12.5% होता है 8,750। इसे जब 7,000 में जोड़ा गया तो नया आधार वेतन बन गया 15,750। एक बात याद rखिएगा, ये अभी तक सरकार की तरफ से कोई असल हाइक नहीं है, ये सिर्फ डीए का समायोजन है। अब इस नए आधार वेतन पर यानी 15,750 रुपये पर सरकार ने अपनी असली वेतन वृद्धि लागू की और वो बढ़ोतरी थी सिर्फ 14%। तो जब 15,750 रुपये पर ये 14% की बढ़ोतरी लगी तो फाइनल बेसिक सैलरी निकलकर आई लगभग 18,000 रुपये, और यही 7वें वेतन आयोग की शुरुआत की मिनिमम बेसिक सैलरी बनी। और बस यहीं से बनती है वो 157% वाली हेडलाइन। मीडिया क्या करता है, वो इस नई सैलरी 18,000 रुपये की तुलना 10 साल पुरानी 7,000 रुपये वाली सैलरी से कर देता है। ये 157% एक बार में मिला हाइक नहीं है, बल्कि डीए को मिलाकर पूरे 10 साल में हुई ग्रोथ है।
अब सरकार इस पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक नंबर देती है, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। ये बस एक मल्टीप्लायर है। पिछली बार ये 2.57 था। मतलब कर्मचारी अपनी पुरानी बेसिक सैलरी यानी 7,000 रुपए को सीधे 2.57 से गुणा करके अपनी नई बेसिक सैलरी निकाल सकते थे। तो ये तो हुई पिछली बार की कहानी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही सारा गणित आने वाले 8वें वेतन आयोग के लिए एक बड़ी दुविधा क्यों बन गया है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली सामने आती है। पिछली बार सिर्फ 14% की बढ़ोतरी से काम चल गया था, तो इस बार वैसा ही नतीजा पाने के लिए इतनी ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी की जरूरत क्यों पड़ सकती है? इसका जवाब सीधा सा है, और वो है इस बार जमा हुआ कम महंगाई भत्ता। जैसा हमने देखा, इस बार ये सिर्फ 55% के आसपास है। इसका मतलब है कि शुरुआती नया आधार वेतन ही छोटा बनेगा, तो उसी मंजिल तक पहुंचने के लिए आखिरी छलांग ज्यादा बड़ी लगानी पड़ेगी। इस टेबल पर एक नजर डालिए, ये कुछ अनुमान दिखाती है। अगर सरकार सिर्फ 20% की भी बढ़ोतरी करती है तो मीडिया हेडलाइन सिर्फ 86% की बनेगी, और अगर पिछली बार की तरह 157% की हेडलाइन बनानी है तो असली बढ़ोतरी लगभग 66% करनी होगी, जो कि 14% के मुकाबले एक बहुत बहुत बड़ा जंप है। तो आगे क्या हो सकता है? चलिए आखिर में एक नज़र डालते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में क्या देरी हो सकती है और क्या दूसरे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ ज़रूरी बातें हैं। एक, HRA यानी मकान किराया भत्ते के नियमों को बदलने का प्रस्ताव है ताकि वो DA पर निर्भर न रहें। दूसरा, और ये बहुत अहम है, कि आयोग का गठन ही अभी तक नहीं हुआ है, तो इसे लागू होने में 2027 या 2028 भी लग सकता है। हाँ, एक राहत की बात यह है कि देरी के बावजूद नया वेतन 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और सारा पैसा एरियर के तौर पर मिल जाएगा। इस सब के बीच कर्मचारी संघों की अपनी मांगें हैं। वो चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 हो, जिसके लिए सरकार को 80% से भी ज्यादा की वास्तविक बढ़ोतरी करनी होगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कम DA की वजह से पिछली बार जैसी ग्रोथ देने के लिए भी सरकार को इस बार लगभग 70% की बढ़ोतरी करनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार आखिर क्या फैसला लेगी? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।